नमस्कार। एक बड़ी खबर, जी हाँ, ईडी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के हवाले से। लेकिन इस बार यह खबर जो है वह किसी बिजनेसमैन को, पॉलिटिशियन को, नेता को डराने के लिए नहीं है। इस बार यह जो खबर है वो आम निवेशक के लिए है, होम बायर्स के लिए है। अब आप पूछेंगे वकील साहब, होम बायर्स का ईडी में क्या काम? तो जी हाँ, मैं भी यही सवाल लेकर आज आपके बीच हाजिर हूं कि ईडी का होम बायर्स के लिए नया फरमान क्या आया है। क्या अब होम बायर बिल्डर के खिलाफ सीधे ईडी को अपनी शिकायत दे सकता है? क्या इस एडवाइजरी के बाद होम बायर्स के लिए उनका रुका हुआ पैसा, बिल्डर के पास फंसा हुआ पैसा वापस मिलेगा? आइए जानते हैं सेक्शन 8 सब सेक्शन 8 पीएमएलए का असली सच। बिल्डर फ्रॉड, ईडी एडवाइजरी के बाद आपका पैसा आपको कैसे वापस मिलेगा? सेक्शन 8 सब सेक्शन 8 पीएमएलए एक्ट का पूरा एक्सप्लेनेशन। जी हाँ, मैं हूं एडवोकेट डॉक्टर अजय कुमार पांडे, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से। बिल्कुल ताजी खबर है। जी हाँ, कल इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने एक एडवाइजरी जारी की है। जी हाँ, एडवाइजरी, और सोशल मीडिया पर बाढ़ आ गई। वायरल हो गया यह मैसेज कि अब होम बायर सीधे ईडी को अपनी शिकायत कर सकता है। अब आज हम इस बात की समीक्षा करेंगे, पोस्टमार्टम करेंगे कि यह वायरल खबर कितना सही है और कितना गलत। क्योंकि अगर आपने अपनी शिकायत गलत जगह भेज दी तो आपका केस शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगा। निस्संदेह आप नहीं चाहते होंगे कि आपकी मेहनत, बड़ी कमाई पानी हो जाए, क्योंकि आपने अपना केस गलत जगह भेज दिया था। तो पूरी सच जानने के लिए और पूरी प्रक्रिया को जानने के लिए आप वीडियो के अंत तक बने रहें। पूरा वीडियो देखिए, क्योंकि मैं लास्ट में आपको बताऊंगा कि वो सेक्शन पीएमएलए एक्ट का जिसके तहत आपका पैसा आपको वापस मिल सकता है ईडी की मदद से। 17 अगस्त को ईडी ने के अहमदाबाद जोनल ऑफिस ने 129 करोड़ 80 लाख की इमूवेबल प्रॉपर्टीज अटैच की। अटैचमेंट ऑर्डर 14 अगस्त का है। सेक्शन 5 सब सेक्शन 1 प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 के तहत ईडी ने यह कार्रवाई पूरी की। केस है रौनक रवि भाई सोनानी, विपुल भाई गोवर्धन भाई गंगानी, केशव नारायण ग्रुप और अन्य के खिलाफ। अब आप ध्यान से सुनिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात इस केस का जो आपके लिए बड़े काम का है। अगर आप होम बायर हैं और आपके साथ ठगी हुई है, आपका पैसा किसी बिल्डर के पास फंसा हुआ है। जो वीडियो वायरल हो रहा है उसी के मुतालिक आपको बता रहा हूं कि सबसे पहले इस केस में रौनक रवि भाई सोनानी केस ईडी ने नहीं शुरू किया था। इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई 5 एफआईआर के आधार पर डीसीबी पुलिस स्टेशन, सैटेलाइट, नवरंगपुरा और भोपाल अहमदाबाद के 2 पुलिस स्टेशन, जिसके जहां भारतीय न्याय संहिता 2023 की विभिन्न धाराओं के बीच चार्जशीट भी पुलिस ने दाखिल कर दी। एलिगेशन यह है कि आम होम बायर से, ऑर्डिनरी होम बायर से, छोटे इन्वेस्टर से, ट्रेडर से, मिडिल क्लास फैमिली से प्री लॉन्च प्राइस पर फ्लैट्स और शॉप के ऑफर दिए गए। 54 से 100% तक के एश्योर्ड रिटर्न का वादा किया गया और प्रोजेक्ट्स बिना मैंडेटरी रेरा रजिस्ट्रेशन के बाजार में लॉन्च कर दिए गए और बाद में ये प्रोजेक्ट बंद हो गए। जमीन थर्ड पार्टी को ट्रांसफर कर दी गई। ईडी का कहना है
कि कई डमी सेल डीड्स बनाकर इस कार्य को अंजाम दिया गया, कहीं भी कोई जेन्यून पेमेंट नहीं हुई और रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट्स में भी फिक्सिशियस पेमेंट्स डिटेल दिखाई गई ताकि पूरा का पूरा यह ट्रांजैक्शन लीगल लगे। तो यह थी केस की संक्षेप में आपको जानकारी। अब यहां पर इस केस, ये अपने तरह का एक अनूठा केस ईडी के संज्ञान में आया और इसको देखते हुए ईडी ने एक एडवाइजरी जारी की कल, जिसमें 6 रेड फ्लैग्स दिए हैं उन्होंने होम बायर्स के लिए। होम बायर्स से यह कहा है कि अगर आप यहाँ पे ये फ्लैट खरीद रहे हैं तो आपको इन 6 बातों पर बिल्कुल ध्यान देना चाहिए। वो 6 बातें क्या है? सबसे पहले ईडी ने कहा कि आप अगर घर खरीदने जा रहे हैं तो पेमेंट करने से पहले, बुकिंग करने से पहले 6 बातों को वेरीफाई कीजिए। पहला, कि बिल्डर के पास रेरा का रजिस्ट्रेशन है कि नहीं। दूसरा, स्टैट्यूटरी अप्रूवल, कि उसने जो भी वहां की मानक संस्थाएं हैं उससे उसने प्रोजेक्ट को अप्रूव कराया है कि नहीं। तीसरा, टाइटल डॉक्यूमेंट्स। चौथा, लैंड रिकॉर्ड्स। और 5वां, इनकम्बरेंस डिटेल्स। और लास्ट बट नॉट लिस्ट, प्रॉपर्टी फ्री है, मॉर्टेज तो नहीं रही है, किसी डिस्प्यूट में तो नहीं है। ईडी ने साफ कहा कि केवल ओरल प्रॉमिसेस पे भरोसा मत कीजिए। बुकिंग फॉर्म, नोटराइज्ड पेपर, ब्रोकर का एश्योरेंस, ये कोई टाइटल नहीं देता आपको। फिर से कह रहा हूं, ओरल प्रॉमिस पे भरोसा मत कीजिए। बुकिंग फॉर्म, नोटराइज्ड पेपर, ब्रोकर का एश्योरेंस, ये कोई पेपर आपको टाइटल नहीं देता। इंसिस्ट कीजिए प्रॉपर एग्रीमेंट टू सेल बनाने के लिए, सेल डीड करने के लिए। और इन 6 में से अगर किसी भी सिचुएशन में आपको गोलमाल लगता है तो ईडी कहती है आपको तुरंत मैटर रिपोर्ट करना चाहिए। यह बात ठीक है कल के वायरल हुए मैसेज में कि रिपोर्ट करना चाहिए, ईडी कह रही है, लेकिन ईडी को रिपोर्ट करना चाहिए, कहां करना चाहिए, इस बात को हम आगे समझते हैं। उसके पहले बिल्डर से जब आप ये दस्तावेज मांगते हैं और वह आपको यह डॉक्यूमेंट देने से मना करता है, वह आपसे कैश में पैसे मांगता है, ये दूसरे कुछ चीजें हैं जिन पर आपको ध्यान देनी है। तीसरा, वो रजिस्ट्री के डॉक्यूमेंट्स देने में देरी करता है। चौथा, वह आपको आपका पैसा रिफंड करने से मना करता है। और 5वां, जिस प्रोजेक्ट में आपने पैसा लगाया है वह प्रॉपर्टी वह किसी थर्ड पार्टी को ट्रांसफर करने की कोशिश करता है। 6ठा, और वह आपको बहुत ऊंचे रिटर्न का वादा करता है, ग्रांटेड पे बैक का वादा करता है, असामान्य डिस्काउंट देने का वादा करता है। तो ये सारा का सारा ईडी के अनुसार वार्निंग साइंस है। आपको सचेत हो जाना पड़ेगा, आपके कान खड़े हो जाने चाहिए। प्रैक्टिकल में अगर बात करें, वास्तविक दुनिया में दुनियादारी के हिसाब से, ये साहब आपको बिल्डर कह रहा है कि सर 40% पेमेंट हम कैश में लेंगे, रजिस्ट्री कम वैल्यू पे होगी, तो आप उसी मोमेंट अपने आप को पीएमएलए की तरफ धकेल रहे हैं। आप उसी मोमेंट पे अपने आप को पीएमएलए की तरफ धकेल रहे हैं, आप बचा नहीं रहे। अब यहाँ पे असली सवाल है कि इन परिस्थितियों में क्या आप सीधे ईडी का दरवाजा खटखटा सकते हैं, क्या आप सीधे ईडी को चिट्ठी लिख सकते हैं? और अब वह सवाल जिसके लिए मैं यह वीडियो आप तक लेकर आया हूं कि ईडी ने एडवाइजरी शब्द यूज किए। उसने कहा रिपोर्ट द मैटर टू द लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी। उसने ये नहीं कहा कि रिपोर्ट द मैटर टू द ईडी। अब वो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी पुलिस हो सकती है, यूडब्ल्यू हो सकती है, रेरा और अदर कॉम्पिटेंट ऑथोरिटीज हो सकती है,
ईडी ने यह नहीं कहा कि आप सीधे मुझे पत्र लिखिए, मुझ तक आइए, और ऐसा नहीं कहने के पीछे एक ठोस वजह है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट डायरेक्टली एफआईआर रजिस्टर्ड नहीं कर सकती। ईडी की को जुडिक्शन तभी मिलता है जब कोई शेड्यूल्ड ऑफेंस पहले से रजिस्टर्ड हो। पीएमएलए में कि शेड्यूल में जो ऑफेंसेस शेड्यूल्ड ऑफेंस में आते हैं, जो आपके काम के हैं, वो है चीटिंग, फॉर्जरी, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। तो पहले आपको इस केस को रजिस्टर्ड कराने के लिए ईओडब्ल्यू, सीबीआई या एसएफआईओ के पास रजिस्टर्ड करवाना होगा, और उसके बाद ही ईडी ईसीआईआर खोलती है, दर्ज करती है, और मनी ट्रेल वहां से चालू होता है। अहमदाबाद केस इसी का उदाहरण है, और इसमें पहले 5 एफआईआर लगी हुई, फिर चार्जशीट लगी, उसके बाद ईडी ने इस केस का जांच शुरू किया और इसके पैटर्न को देखते हुए यह एडवाइजरी जारी की। तो अगर सही स्टेटमेंट कहें या सही बात कहें तो होम बायर ईडी को इंफॉर्मेशन तो भेज सकता है, उस पर कोई रोक नहीं, ईडी उसको रिकॉर्ड भी कर लेगी, लेकिन होम बायर के इस इंफॉर्मेशन भेजने से ईडी की कार्रवाई शुरू नहीं होगी, क्योंकि ईडी के पास कोई स्टैच्यूटरी राइट नहीं है। आप ईडी को कंप्लेन भेजकर अपना केस सीधे शुरू नहीं करा सकते। कोई आपसे कहे आप होम बायर हैं कि वो आपका केस ईडी में रजिस्टर्ड करा देंगे, मुझे इतनी फीस दीजिए, तो आप सावधान हो जाइए, वह आपके साथ गलत कर रहा है। सही रास्ता यह है कि पहली कदम आप अपने लोकल पुलिस स्टेशन इकोनॉमिक ऑफेंस विंग में बीएनएस की धारा चीटिंग, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट और फोर्जरी के तहत अपना केस दर्ज कराएं। दूसरा कदम, रेरा अथॉरिटी में कंप्लेन फाइल करें। सेक्शन 31 रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट 2016, और यहाँ रिफंड विथ इंटरेस्ट और कंपनसेशन की मांग करें। तीसरा कदम, आप ग्रुप ऑफ बायर्स हैं और यह अमाउंट बड़ा है, तो आप एनसीएलटी या कंज्यूमर फोरम का रुख अख्तियार करें। मेरा पिछला वीडियो है जिसमें मैंने बताया सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत ही स्पष्ट जजमेंट आया है, 2 बड़े जजमेंट हैं कि साहब प्रोजेक्ट इंसॉल्वेंसी में चले जाने से प्रीवियस डायरेक्टर्स के लायबिलिटी खत्म नहीं हो जा सकती, खत्म नहीं होती, वह आप उनको लायबल बना के उनके खिलाफ प्रोसीड कर सकते हैं। बिल्डर भाग नहीं पाएगा, प्रमोटर भाग नहीं पाएगा। दूसरा जजमेंट जिस पर भी मैं वीडियो लेकर आया हूं, डिस्क्रिप्शन में दोनों लिंक मैं दे दूंगा, वह यह है कि कंपनी के ऊपर इंसॉल्वेंसी एडमिट हो जाने का मतलब यह नहीं है कि पैरेलल केसेस रेरा में, कंज्यूमर अफेयर्स में दूसरे प्रमोटर्स या डायरेक्टर्स पर नहीं चलाए जा सकते। वो चलाए जा सकते हैं, तो आपको यह ध्यान रखना है कि अगर आपका ग्रुप ऑफ ऑनर्स है, रकम बड़ी है, तो आप एनसीएलटी या कंज्यूमर फोरम का पैरेलल ऑप्शन भी इन्वोक कर सकते हैं क्रिमिनल ऑप्शन के अलावा। चौथा कदम, इन सब डॉक्यूमेंट्स की एक सेट बनाकर ईडी के कंसर्न ऑफिस को आप भेज सकते हैं। सब्जेक्ट लाइन में आप शेड्यूल्ड ऑफेंस का एफआईआर नंबर लिखकर यह कंप्लेन नहीं है, यह इंफॉर्मेशन है, और अगर इसमें आपको सब्सटेंस मिलता है तो आप ईसीआईआर खोलें, आप एफआईआर दर्ज करें। ऐसा प्रेयर आप ईडी के समक्ष जरूर कर सकते हैं। अब अंतिम बात, सवाल यह है कि ये तो शिकायत हो गई, कैसे होगा, प्रोसेस बता दिया, कहाँ से शुरू होगा, कौन सी धाराएं लगेंगी, किस तरह का केस बनेगा। अब सवाल यह है कि आपका पैसा अगर ईडी ने केस दर्ज भी कर लिया तो कब मिलेगा, कैसे मिलेगा। तो उन धाराओं की भी बात कर लें। बहुत सारे जजमेंट आ गए हैं, केस चलता रहेगा। होम बायर्स को, इन्वेस्टर्स को, ईडी को उनका पैसा तत्काल देना पड़ता है। तो आखिर वो कौन सा सेक्शन है जिसमें पैसा वापस आता है?
यह इस वीडियो का आज के हमारे एपिसोड का सबसे काम वाला सेक्शन है। इसके बारे में 99% लोगों को कुछ नहीं पता है। अटैचमेंट हो जाने के बाद बायर यह सोचता है कि प्रॉपर्टी तो सरकार ले गई, हमें क्या मिला। यह गलत है, यह गलत फहमी है। पीएमएलए की सेक्शन 8 सबसेक्शन 8 देखिए। स्पेशल कोर्ट को यह अधिकार है कि कॉन्फिस्केटेड प्रॉपर्टी को लेक्टिमेंट क्लेमेंट को जल्दी से जल्दी रिस्टोर करे, यानी जिन्होंने असली नुकसान उठाया है उन होम बायर्स को उनका पैसा जल्द से जल्द ईडी देने के लिए बाध्य है। कई एपिसोड में इस पर लेकर आया हूं, आपको मेरे चैनल पर वह भी मिल जाएगा। ईडी ने इस मुद्दे पे जो प्रेस नोट जारी किया है उसमें यही कहा है कि अहमदाबाद के इस बिल्डर की प्रॉपर्टी को इसीलिए अटैच किया गया है ताकि प्रॉपर्टी आगे बेची नहीं जा सके, छुपाई न जा सके, ट्रांसफर न की जा सके और जो होम बायर्स हैं जिनके साथ फ्रॉड हुआ है उनके हितों की रक्षा की जा सके। इसलिए अंत में मेरी एडवाइस यह है कि अगर आपके बिल्डर की प्रॉपर्टी अटैच हो चुकी है तो चुप मत बैठिए, स्पेशल कोर्ट के पास अपना क्लेम फाइल कीजिए, अपने पेमेंट रिसीप्ट्स, बैंक स्टेटमेंट, अलॉटमेंट लेटर, एग्रीमेंट सब का एक प्रॉपर क्लेम एप्लीकेशन बनाइए। जो होम बायर टाइम पर अपना क्लेम लगाता है रीइंस्टीट्यूशन की लाइन में वो सबसे पहले खड़ा होता है और जो सोता रहता है बाद में उसकी शिकायत दर्ज नहीं होती, फिर लोगों को वह यह कहता हुआ मिलता है कि मुझे तो पता ही नहीं था, मुझे तो किसी ने बताया ही। टू कंक्लूड द होल, ईडी की एडवाइजरी एक अवेयरनेस मैसेज है। यहाँ पर कोई नया फोरम नहीं खुला है, कोई नया कानून नहीं आया है, लेकिन इसके महत्व को कम मत समझिए क्योंकि यह पहली बार है जब ईडी जैसी एजेंसी ने ओपनली सामने आकर यह कहा कि बिल्डर अगर कैश के लिए इंसिस्ट करता है तो यह मनी लॉन्ड्रिंग का रेड फ्लैग है। आप ज्यादा बातें अगर याद नहीं भी कर सकते, पूरा वीडियो नहीं भी देखे हैं तो सिर्फ यह 3 लाइनें याद रखिए, 3 रूल याद रखिए। कैश मत दीजिए, रेरा नंबर वेरीफाई कीजिए और हर पेमेंट रजिस्टर्ड एग्रीमेंट के साथ ही कीजिए। और अगर आप ऑलरेडी फंस चुके हैं तो देर मत कीजिए, लिमिटेशन काउंटडाउन जारी है, लिमिटेशन चलती रही है। बिल्डर एसेट्स बेचता रहता है और जो पहले मूव करेगा उसे पहले रिलीफ मिलेगा। कमेंट में लिखिए कि आपका प्रोजेक्ट किस शहर में है, मुद्दा क्या है। नेक्स्ट वीडियो में आपके उन सवालों का मैं विस्तार से जवाब दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। मैं हूं एडवोकेट डॉक्टर अजय कुमार पांडे, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से। आपसे मुलाकात होगी एक ऐसे ही विषय के साथ अगले एपिसोड में। धन्यवाद।